हेलो एंड वेलकम टू द 171st एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज दो मौजूओं पे मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर वन, तो मैं ये आपको इतला देना चाहता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, रेडियो हिमालय की इंटेलिजेंस टीमें हैं, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी टीमें हैं, उन्होंने, और रावलपिंडी में जो हमारी टीमें हैं, उन दोनों ने ये बात कंफर्म की है कि पाकिस्तान आर्मी को गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 763 नए बंकर्स बनाएं। उनमें से 512 बंकर जो है वो उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर तामीर किए जाएं। और उन 512 बंकर्स में से तकरीबन 100 बंकर ऐसे हैं जिनके अंदर घुस बैठिए जो होते हैं, जिनको पार भेजना होता है इंडिया के यूनियन टेरिटरी में, उनके ठहराने का और उनके खाने पीने का मुकम्मल बंदोबस्त जो है वो फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद रखी जाएगी। इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। एक सवाल तो ये जन्म लेता है कि ये सीज़ फायर का असल मकसद क्या है। क्या इसका असल मकसद पाकिस्तान के अंदर पीडीएम जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसकी जो 26 मार्च की जो लॉन्ग मार्च है, 26 तारीख को जो लॉन्ग मार्च उन्होंने करनी है इस महीने, उसको काउंटर करने के लिए इनको फ़ौज को वहाँ से डिसंगेज करना पड़ रहा है। और जो बलूचिस्तान में और सिंध में और पख्तूनख्वा में जो इस वक्त इंसर्जेंसी उठ रही है और जो आज़ादी की तहरीकें हैं, उनको मौसल अंदाज में कुचलने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, या ये कि इनको भारत के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए और इन्हांस करने के लिए टाइम चाहिए था, या फिर दोनों मकासद। तो ये इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये कभी भी भारत के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा और भारत के ख़िलाफ़ घुसपैठ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। इस हवाले से आप ये देखें कि एक तरफ इन्होंने ये किया, और दूसरी तरफ जैसे ही कश्मीर में खेलो इंडिया शुरू किया गया और वहाँ पे गेम्स शुरू हुई, जिसमें पूरे भारत से लोग आए उसमें शामिल होने के लिए, और वो बड़ी अच्छी गेम्स हुई। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल हुआ। आपको पता है, गेम्स जो है वो फ्रेंडशिप और बर्दाश्त और मुकाबला जो है उसको के जज्बे को बढ़ाती हैं। लेकिन जैसे ही खेलो भारत जैसे ही शुरू किया गया, वैसे ही पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल होती है, और उस वायरल वीडियो में दिखाया जाता है कि एक मौलवी जो है वो स्टूडेंट्स को कह रहा है, पीपल्स को कह रहा है कि तुम लोगों ने याद रखना है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये है कि तुमने इस्लाम फैलाना है, और अगर तुम लोग, जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेरुमती करते हैं, उसके लिए शातिम रसूल की सज़ा सर तन से जुदा जो है उनको पढ़ा रहा है, और कह रहा है कि तुम लोगों ने अभी कश्मीर में भी जहाद करना है, फ़लस्तीन में भी जहाद करना है। तो इस किस्म की जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो अभी भी पाकिस्तान में जारी है, और इसको क्रिमिनल लॉ के तहत जो है वो ट्राई नहीं किया जाता, इसको इग्नोर किया जाता है अदालती सतह पे, कानूनी सतह पे। अब सवाल ये है कि ये इंडोक्ट्रिनेशन शुरू कहाँ से हुई। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हुई उस वक्त जब जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने पाकिस्तान पे फ़ौजी बगावत के ज़रिए कब्ज़ा किया। और मुझे याद है, मेरा आखिरी साल था FSC का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असगर माल रावलपिंडी में, और हमें पता चला कि जी अब जो नए क्लास आ रही है फर्स्ट ईयर की, वो इस्लामियात पढ़ेंगे एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने तो दीनियात पढ़ी थी, जिसमें हम दीन मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में भी पढ़ते थे, दीनियात। तो दीनियात को इस्लामियात से तब्दील किया गया, और उसमें बेशुमार आयतें जो है वो रटनी पड़ती थीं, और फिर उनको लिखना भी पड़ता था, और उनके तर्जुमे भी लिखने पड़ते थे, चाहे आप किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट हों। तो ये वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद नेब्रास्का यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बाकायदा जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए नया सिलेबस तरतीब दिया, जिसमें अलिफ अनार, बे बकरी, जीम जहाज़ को हटा के अलिफ अल्लाह, बे बंदूक, जीम जहाद,
इस तरह उसको किया, और फिर वो पूरा एक मजहबी जुनूनी नैरेटिव जो है वो सामने रख के तो सिलेबसेस को दोबारा से बनाया गया, और उस बनाने के नतीजे में फिर ये हुआ कि 2 नस्लें जो हैं वो जहादी ज़हनियत के साथ परवान चढ़ी। यही वजह है कि आप देखें कि हम लोग जो 70s के लोग हैं, जो 60s और 70s के कह लें लोग हैं, हमारी अप्रोच में और हमारे गुफ्तगू में और हमारे जो एनालिसिस है उसमें, और जो आज के यूथ है या जो 80s की यूथ है उसकी सोच और फिक्र में और उसके तज़िये में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और वो फ़र्क इसीलिए है कि जब हम लोग स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे तो वहाँ पे मज़हब का कोई अमल दखल नहीं था, बिल्कुल भी। तो और कोई ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन टेलीविज़न के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए उस तरह से नहीं थी जिस तरह ज़िया उल हक ने शुरू की। मसलन ज़िया उल हक ने कंपल्सरी कर दिया कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो 5 वक्त जो नमाज है उसकी अजान ब्रॉडकास्ट करेगा, और इसी तरह रेडियो पाकिस्तान ने भी अजान ब्रॉडकास्ट करनी शुरू की। फिर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर ये हो गया कि नज़र रखी जाती थी कि कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो नमाज पढ़ने गया है और कौन सा जो है वो नहीं जाता। तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी की इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन की गई है पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही आज मुसीबत का बायस बन गई है, सिर्फ पाकिस्तान के मजलूम कौमों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन जो है ये अब हिंदुस्तान में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में अगर उन्होंने कोई इसको कंट्रोल करने का कोई बंदोबस्त ना किया तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जो है एक नया जो है ना तालिबान स्टाइल मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके शुरू हो जाने का कोई मतलब है कि उसका कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे। दूसरा, जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं और जो आरएसएस है और जो बीजेपी है, इनको भी चाहिए कि ये घर वापसी प्रोग्राम के तहत मुसलमानों में इतिहास के जो इतिहास है उसको पढ़ाएं, उसमें उनको पढ़ाएं माजी में कि जो गौरी गजनवी ये लोग जो थे ये हमला आवर थे, इन्होंने कैसे हम लोगों को बर्बाद किया, कैसे हम लोगों के बड़े जो थे पुराने सीधे साधे लोगों को वर्गलाया, उनको किसी को लालच दिया, किसी को धौंस से मुसलमान बनाया। और फिर हम लोग जो आने वाली नस्लें हैं वो यही समझते हैं कि भाई हम मुसलमान घर में पैदा हुए लिहाजा हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हम सब ख़ानदानी तौर पर हिंदू हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें किसी का दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर हमें पता लग जाए एक बच्चा है वो उसको चोर उठा के ले गए, अगवा कर लिया, वो समझता है चोर मेरा बाप है, चोरनी मेरी माँ है। अब जब वो जवान होता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, मेरा बाप तो ये नहीं है, मेरा बाप तो वो है जिसके घर से इन्होंने मुझे अगवा किया था। तो क्या वो बच्चा अब अपने असल माँ बाप से इनकार कर ले? नहीं, उसे चाहिए कि वो अपने असल माँ बाप के पास जाए और जो चोर और चोरनी है उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इसी तरह से हम लोग जो जबरन मुसलमान किए गए, हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने असल आबा व अजदाद को पहचानने की कोशिश करें। और इसमें 2 चीज़ें हैं। अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि जी भारतीय हुकूमत सो रही है, भारतीय सरकार सो रही है, बलूचिस्तान में ये कुछ हो रहा है और सिंध में ये कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में ये कुछ हो रहा है, और हम लोग POJK के हैं और मुझे ताने देते हैं कि जी आप अपने आप को इंडियन कहते हैं और पाकिस्तान के ग़ुलाम कहते हैं अपने आप को, कि हम पाकिस्तान ने हम पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो आपको हिंदुस्तान आके क्यों नहीं छुड़ाता। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये जज्बाती जो है ना अंदाज में इन चीज़ों को नहीं लिया जा सकता। ये सीरियस मामलात होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और बेशुमार चीज़ें होती हैं। एक ग्लोबल पॉलिटिकल बैलेंस होता है, उसमें एक स्टेबिलिटी होती है। बज़ाहिर तो स्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन ये है कि अगर कोई एब्रप्ट या विदाउट प्रिपरेशन कोई कदम उठाया जाए तो वो इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो फ्रेमवर्क है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, उससे बड़ी बड़ी जंगें हो सकती हैं।
इसलिए भारत की सरकार को भी हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि भारतीय सरकार जो है वो हमें भूल चुकी है, पीओजेके और पीओजीबी के लोगों को, और ना इसका ये मतलब है कि मैं भारतीय सरकार के हवाले से माजरत ख्वाहाना अपोलोजेटिक अप्रोच ले रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है। बात तो ये है कि पीओजेके के जो लोग हैं उनमें उनमें तनवीर ने तो झंडा उतार दिया था डडियाल से। क्या कोई ऐसा माई का लाल है कश्मीर में, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, जो मीरपुर चौक में, जो चौक शहीदा में, जो मुजफ्फराबाद में, जो बाग में, जो कोटली में, बिम्बर में, गिलगित में, नगर में, हुंजा में, जो है वो स्कर्दू में भारत का तिरंगा भी लहरा दे एक दफ़ा। तो इसलिए ये है कि दूसरे से ये पे उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन कभी कभी हमें अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।